हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कंप्लीट व्लॉग देखना है। जो लोग नए हैं मेरे चैनल्स पे वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और काइंडली अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव होती है तो प्लीज़ इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया करें। अच्छा, आज का जो व्लॉग है वो ये है कि मलेशियन इमिग्रेशन जो है वो क्यों बहुत सारे पाकिस्तानीज़ को, इंडियंस को और बांग्लादेश के लोगों को एंट्री नहीं देती। नहीं देती। ये बात मैंने ख़ुद भी देखी है। मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे था, वर्ल्ड टूर पे था और जब मैं भी वहाँ पे गया तो मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थी वो एक लेडी थी। तो उसने मुझसे सिर्फ यही पूछा सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कि आप कितने दिनों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैंने उसको बताया कि मेरा 3 से 4 दिन का ट्रिप है और उसके बाद उसने मुझसे फ़र्दर जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। उसके बाद उसने बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और एंट्री की स्टैंप लगाई और उसने कहा आप जा सकते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था तो जो बाकी काउंटर्स पे लोग थे उनमें से मोस्टली लोगों को रिटर्न कर रहे थे, वो लोग उनको वापस भेज रहे थे। तो उनमें से जो ज़्यादातर जो वापस जाने वालों की तादाद थी वो थी पाकिस्तानियों की। अब वहाँ पे मेरा एक इंटरेक्शन हुआ एक लड़के के साथ, उसको एंट्री मिल गई, उसके पीछे 5 या 6 लोग थे, उनको एंट्री नहीं मिली। अब मैंने उससे पूछा कि इसकी रीज़न क्या है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्लीज़ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि जी वहाँ पे काउंटर सेटिंग हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि एजेंट आपको ये बताते हैं कि जी आप चले जाएं, हमने आगे फर्दर वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है और आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपकी काउंटर सेटिंग है, आपको वहाँ पे आप जैसे ही पहुँचेंगे तो हमारा बंदा आपको एयरपोर्ट के अंदर ही रिसीव कर लेगा। ये सब बातें झूठ हैं, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं, इंडियंस के साथ भी है, बांग्लादेश के लोगों के साथ भी है। सबसे पहली बात तो ये है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जब आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो आप एज अ टूरिस्ट उनको प्रूफ नहीं कर सकते। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, उस कंट्री का आपके पास एक वीज़ा है और वो वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप है। इसके बावजूद वहाँ पे ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, जो आपको एंट्री की स्टैंप लगा के देता है, इट डिपेंड्स ऑन हिम और हर इंटायरली कि वो आपको एंट्री अपने कंट्री में देना चाहता है या नहीं देना चाहता। यहाँ वो रिवोक की स्टैंप लगा के आपको डिपोर्ट कर देता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने एजेंट माफिया की बातों में नहीं आना। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है वहाँ पे हम जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमें रिसीव कर लेंगे लोग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने वहाँ पे ये भी देखा है कि कुछ लोग जेन्युइन टूरिस्ट होते हैं लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। जैसे कि मेरे सामने ही एक फ्रेंड्स थे, तो उनके पास वीज़ा अप्रूवल तो थी लेकिन उनके पास वो वीज़ा जो है ना वो हार्ड कॉपी में अवेलेबल नहीं था। अब हार्ड कॉपी में वीज़ा अवेलेबल नहीं है, उनके पास मोबाइल में है, इट्स नॉट एन इशू। लेकिन इशू क्या है कि उनके पास जो हार्ड कॉपी जाती है उस पर वो कोई अपना नंबर लगाते हैं, कोई फाइल नंबर होता है वो उन्होंने लिखना होता है। तो उनको भी उन्होंने रिटर्न कर दिया लेकिन उनको बाद में एंट्री है मिल गई थी। इसके अलावा मैंने ऐसी फ़्लाइट देखी, ये मैं मलेशियन इमिग्रेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, कि कंप्लीट पाकिस्तान की फ़्लाइट आई विद फैमिलीज़, उन्होंने उस फ़्लाइट को डिपोर्ट कर दिया। पूरी की पूरी फ़्लाइट को एक्सेप्ट 5 से 6 लोग थे, उसके अलावा बाकी पूरी फ़्लाइट को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। तो आप अपनी कंट्री को, आप अपने पासपोर्ट को डिवैल्यू ना करें प्लीज़। अगर आप वाकई ही में किसी कंट्री में एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो प्लीज़ एज अ टूरिस्ट आप अपने आप को दिखाएं कि आप वाकई ही एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं। कैसे पता चलता है एक जेन्युइन टूरिस्ट है? सबसे पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन बता देती है। आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किए जाते, आपके डॉक्यूमेंट्स बाद में देखे जाते हैं। जब आप जब आप चल के जा रहे होते हैं तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपको देख लेता है और आपको देखने के बाद ही वो डिसाइड कर लेता है कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग टूरिस्ट। ठीक है, और जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपकी रिटर्न टिकट होती है, आपकी होटल बुकिंग एग्जैक्टली प्रॉपर होती है और पेड होती है, और उसके बाद आपके पास शो मनी का क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कितनी शो मनी है, आपके पास पैसे हैं। मुझसे किसी भी एयरपोर्ट पे आज तक शो मनी के बारे में नहीं पूछा गया कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप हमारी कंट्री में आए हैं, आप कैसे पैसे स्पेंड करेंगे। द वे यू आर प्रेजेंटिंग टू योर सेल्फ, ये उनको खुद ही बता देता है कि आप अपने बारे में क्या बता रहे हो, आप क्या मैसेज दे रहे हो, आपकी क्या वर्थ है।
और जब शो मनी की बात आ जाती है तो ठीक है, डेफिनेटली यू शुड बी कैरी 1000, 1500, $2000, जितनी भी एयरपोर्ट की वो एक कैपेसिटी होती है उतने आप पैसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं, वो आप अपने साथ पैसे रखें। लेकिन 2 डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। सबसे पहला आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, और आपकी रिटर्न टिकट जो है ये कंफर्म्ड रिटर्न टिकट होनी चाहिए। और दूसरा आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, और होटल बुकिंग जो है वो भी आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए। इन 2 डॉक्यूमेंट्स के अलावा अब मेरा एक क्वेश्चन है, हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, इवन किसी भी जगह पे जाते हैं, तो जब हम उसको सैर व तफरीह के लिए जाते हैं तो क्या हम उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करते? बहुत सारे लोगों को जब इमिग्रेशन ऑफिसर ये क्वेश्चन करता है कि आप किस जगह पे किस होटल में जाकर स्टे करेंगे, उनको ये नहीं पता होता। जब वो ये क्वेश्चन करता है कि आप इस कंट्री में आए हैं, यहाँ की कौन सी प्लेसेस विजिट करेंगे, तो उनको इस चीज़ का नहीं पता होता। और यही जो चीज़ थी मलेशियन इमिग्रेशन की, ये मैंने थाईलैंड इमिग्रेशन में भी देखी। अब मैं आपको अपना थाईलैंड का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं थाईलैंड के लिए गया तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करूँगा। आप देखिएगा कि थाईलैंड में स्टिकर वीज़ा है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन थाईलैंड में अन अराइवल वीज़ा भी ऑन द स्पॉट मुझे मेरे पासपोर्ट पे मिला। ठीक है, ऑलरेडी स्टिकर वीज़ा लगा हुआ था। स्टिकर वीज़े के ऊपर उन्होंने यूज्ड की स्टैंप लगा दी कि ये वीज़ा इतनी देर पहले, जिस डेट को मैं पहुंचा उससे 1 दिन पहले की स्टैंप लगा के कि ये वीज़ा यूज़ हो चुका है। और उसके बाद जितने दिन मैंने वहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं की थी उसको अगेन एक्सटेंड करके मुझे ऑन अराइवल वीज़ा जो है ना उन्होंने इशू कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपकी वर्थ और आपके पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ा देती है। लेकिन ये चीज़ कैसे पॉसिबल थी? क्योंकि मैं जिस कंट्री से ट्रैवल कर रहा था मेरे पास किसी दूसरी कंट्री की रेजिडेंसी थी, इस वजह से उन्होंने ये किया है। अदरवाइज़ आपके पास किसी दूसरी कंट्री की रेजिडेंसी नहीं होती है तो ऐसा नहीं करते। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो थाईलैंड एयरपोर्ट पे मैंने इमिग्रेशन के मामला देखे वो भी कुछ ऐसे ही थे, स्पेशली बैंकॉक में, कि जो पाकिस्तानी आ रहे थे उनको बड़ा प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनसे सबसे बेसिक 2 क्वेश्चंस किए जा रहे थे। अभी के जो थाईलैंड की इमिग्रेशन है वो कंपेयर टू द मलेशियन इमिग्रेशन पोलाइट है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको वो चाहते हैं कि आप उनके कंट्री में आएँ, आप उनके कंट्री में घूमें फिरें, एंजॉय करें, सैर व तफरीह करें। लेकिन उन लोगों के लिए जो एग्जैक्टली एक जेन्युइन टूरिस्ट होते हैं, तो वहाँ पे क्या था कि वो पूछ रहे थे कि आपने बैंकॉक में कहाँ पे जाना है, लोगों को नहीं पता। वो पूछ रहे थे आपने कहाँ पे स्टे करना है, लोगों को नहीं पता। तो मेरी आज की जो वीडियो थी, मेरा जो मैसेज था आप लोगों को पहुँचाने का और आप लोगों तक ये बात कन्वे करने का कि प्लीज़ आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप थाईलैंड जाएं, मलेशिया जाएं, दुनिया की किसी भी कंट्री में जाएं, आप अगर एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो यू शुड बी बिहेव लाइक अ टूरिस्ट, और आप एक जेन्युइन टूरिस्ट लगे। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें एटलीस्ट उन लोगों के साथ जो प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जाने का और जिनकी प्लानिंग है। कोई बात पूछनी हो, किसी चीज़ से कंसल्टेशन या कुछ भी रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं।